हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक के कुछ नए टॉपिक्स। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो रेट लॉ है वो क्या होती है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है एंड रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसी से रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बता देती हूँ, देन फिर हम नए टॉपिक पे चलते हैं। सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखी है N2 प्लस 3H2 और ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कैटलिस्ट की जरूरत होती है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब इस रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। एक तो होती है बच्चों जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जाती है तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखेंगे हम, या फिर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल लॉ। यानी कि ये डिफरेंशियल लॉ क्या है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप कैसे लिखोगे। यानी कि उसमें जो रेट होगी वो क्या होगी, आपको मैंने कहा था कि जो रिएक्टेंट है उनकी जो कंसेंट्रेशन है वो तो डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो इसके लिए हम माइनस साइन लगाते हैं। हम डिफरेंशियल लगा रहे हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में, दैट मीन्स स्मॉल डी। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर आप लिखोगे कंसेंट्रेशन ऑफ द N2 डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, इक्वल का ही साइन लगते हुए चला जाता है इसमें, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। अब इसके लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3, वो हमेशा डिनोमिनेटर की तरह यूज में आएगा, दैट मीन्स 1/3 लिखोगे आप इसके लिए। ठीक है, अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, वो प्लस का लगता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो आप लिखोगे 1/2 कंसेंट्रेशन ऑफ द अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये होती है डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। अब अगर आपसे पूछे अकॉर्डिंग टू रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो देखो रेट लो क्या कहता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नॉट प्रोडक्ट, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखी जाती है, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2। और इसमें यहाँ पर सपोज इसके हमने 1 मोल लिया, इसके 3 मोल लिए हैं, तो हम यहाँ पावर में लगा देंगे 3। ठीक है, अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इज द रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। तो ये रेट लो के अकॉर्डिंग रेट है किसी रिएक्शन की, और ये डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे। तो दोनों आप अच्छे से देख लो कि एग्जाम में क्या पूछा गया है, किस रिएक्शन के लिए हम कौन सा लो लगाकर और फिर लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे भी रिक्वायरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। अगर डिफरेंशियल पूछे तो आपको ऐसे लिखना है, अगर पूछे अकॉर्डिंग टू रेट लो तो अकॉर्डिंग टू रेट लो हम ऐसे, जनरली हम अकॉर्डिंग टू रेट लो ही करते हैं। लेकिन कई बार 1 मार्क्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे फिर ये वाला लिख के आ जाते हैं, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि कोई भी एक रिएक्शन है उसका ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। अब हमें देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पहले तो कि रिएक्शन का हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों वो लिख लो। ड्यूरिंग रेट लो, हम यानी कि कोई भी एक रिएक्शन है और रेट लो के अकॉर्डिंग हम उसकी रेट लिख रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग रेट लो सम ऑफ पावर of concentration of reactant। ठीक है,
यानी कि जब हम क्या लिख रहे हैं, रेट लॉ लिख रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन की, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड उसकी पावर भी लगाते हैं, है ना। तो पावर में जो भी वैल्यू होगी उसको अगर हम प्लस करें, सम करें, तो वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा कि सपोज एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाई थी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा था कि कैटलिस्ट भी चाहिए, तो मैंने यहाँ कैटलिस्ट भी लगा दिया, प्लेटिनम, एंड यहाँ लिख दिया मैंने 2NH3। अब आप ये कहोगे कि हम तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 1 है या 3 है तो हम लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम पावर प्लस करें 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 4, ऑर्डर 4 आना चाहिए, बट ये गलत है, ऑर्डर इसका क्या आता है, 0। ऐसा क्यों, ध्यान रखना, जब भी आपको कोई कैटलिस्ट दिख जाए तो कभी भी उस रिएक्शन में जो रेट है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाती है, तो इसकी इन्वॉल्वमेंट आ गई, इस कैटलिस्ट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इनकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, ये चीज मेंशन कर लेना, ठीक है। तो कैटालाइटिक जितनी भी रिएक्शन मिले आपको, उसमें आपको कुछ नहीं देखना, कैटलिस्ट दिख गया तुरंत क्या करना है कि जो इसका ऑर्डर है वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, 4 नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना, क्लियर। तो कैटालाइटिक रिएक्शन के लिए हमेशा जो रेट होती है वो कभी भी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए ऑर्डर हमेशा क्या आएगा, उसका 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल दे दिया कि आपके पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये ब्रेक हो जाता है H2O के अंदर एंड हाफ O2 ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ कोई कैटलिस्ट है नहीं, अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, एक आपको दिख रहा है ना, अगर आप इसके लिए रेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू K कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2, अब ये एक ही है तो पावर 1 ही हुई, दैट मीन्स ये जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, ऑर्डर इसके लिए क्या आएगा, 1 आएगा। सपोज मैंने एक और एग्जांपल लिखा कि 2H चाहिए, ये ब्रेक हुआ किसमें, H2 प्लस I2 में, तो जब आप इसके लिए रेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर मैं यहाँ लिख रही हूँ, रेट इक्वल टू K कंसेंट्रेशन ऑफ HI की पावर क्या लगा दोगे, 2, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, 2, तो इसका मतलब इसके लिए जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, क्लियर है ये चीज। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ भी नहीं है, ऑर्डर आप आराम से निकाल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी इसके लिए, क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखो अभी बच्चों, जो नेक्स्ट आता है वो आता है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, देखो कोई भी जब केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई एटम्स या मॉलिक्यूल, दैट मींस स्पीसीज जो होती है वो क्या करती है, रिएक्ट करके और नया प्रोडक्ट बना देती है, कुछ ना कुछ बनाती है, तो वो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कितने एटम कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके लिए डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज that take part in a chemical reaction, ठीक है, take part in a chemical reaction। या तो हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं सिंपल, जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड याद नहीं रख सकता, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज की जगह टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, देखो मॉलिक्यूलरिटी जब भी हम निकालेंगे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम नहीं निकाल सकते, केमिकल रिएक्शंस कौन सी होनी चाहिए, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है,
एलिमेंट्री जो रिएक्शन होती है वो वन स्टेप में प्रोसीड हो जाती है, यानी कि एक ही स्टेप में वो कंप्लीट हो जाती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वाली कौन सी होती है, जिसमें जो रिएक्टेंट है वो कंबाइंड हो रहे हैं लेकिन बीच में या तो क्या बन रही है, इंटरमीडिएट्स वगैरह बन रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो उनकी वजह से जो स्टेप्स है वो बढ़ जाते हैं, मोर देन वन हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जो कि 2 स्टेप्स में या फिर मोर देन 2 स्टेप्स में प्रोसीड हो रही है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर। तो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों ध्यान रखना है। तो मॉलिक्यूलरिटी हम किस केस में निकालेंगे, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन में, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी के लिए हम और नई डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं द नंबर ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब यहाँ पर क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्पीसीज टेक पार्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है, प्रोसीड इन वन स्टेप। मैं लिख भी देती हूँ, नंबर ऑफ स्पीसीज टेक पार्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन इन साइमल्टेनियसली। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है एक साथ, यानी कि जो एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो रहे हैं वो एक साथ कंबाइंड होंगे, उनकी स्पीड एक जैसी होगी, ठीक है। तो एक साथ वो कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट बना लेंगे। तो उससे जितने नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं को आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, वो क्या, देखो जो मॉलिक्यूलरिटी है वो मैक्सिमम कहाँ तक होती है, 3 तक। मैक्सिमम कहाँ तक रहेगी, सिर्फ 3 तक, ठीक है। 3 और हम लेस देन 3 ले सकते हैं, यानी कि 3 होगी, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसमें साइमल्टेनियसली वो क्या हो रहे हैं, कोलाइड्स हो रहे हैं। तो आप ये लाइन और मेंशन कर सकते हो, नंबर ऑफ स्पीसीज टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इन विच इज कोलाइड साइमल्टेनियसली, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो कोलिजन इनमें हो रहा है वो एक ही स्टेप में होना चाहिए, ठीक है, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर 3 से ज्यादा आ गए, तो वहां पर जो कोलिजन होगा वो साइमल्टेनियसली नहीं होगा, एक साथ वो नहीं कर पाएंगे कोलिजन, और एक साथ नहीं कर पाएंगे तो जो रिएक्शन है वो 1 स्टेप में प्रोसीड नहीं होगी, वो 2 स्टेप में प्रोसीड होगी या 2 से ज्यादा होगी। तो वहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाएगी, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी भी हम मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब इसमें कोलिजन होता है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, कोलिजन भी होता है इसमें साइमल्टेनियसली ही होगा। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल दूं मैं ये कहूँ कि H2 प्लस I2 है, कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं, HI बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, आयोडीन का मॉलिक्यूल है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हुए टोटल, 2 मॉलिक्यूल। दैट मीन्स मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दिया मैंने कि 2NO है और O2 के साथ वो कंबाइंड होके और वो क्या बना लेता है, NO3 बना लेता है। तो इस टाइप से जो ये रिएक्शन हुई, सॉरी NO2 बना लेता है, तो ये जो रिएक्शन होगी इसमें 2 तो NO के मॉलिक्यूल है, एक O2 का मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसमें अगर मैं लिखूं तो यहाँ लिख दूं 2NO2, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 3, यहाँ कितनी होगी, 2। तो हम रिएक्शन को देख के आराम से बता सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया है मॉलिक्यूलरिटी। तो मैंने आपको मॉलिक्यूलरिटी बता दी है कि मॉलिक्यूलरिटी में जो आप मैक्सिमम बताओगे वो 3 तक बता सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, और ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में ही बता सकते हो। क्लियर। तो अभी मैंने आपको ऑर्डर भी बताया, मॉलिक्यूलरिटी भी बताया, तो इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका डिफरेंस और देख लेते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, अगर दोनों में डिफरेंस करना है
तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक होता है कि जब रिएक्टेंट की हम कंसंट्रेशन देखते हैं तो एक थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर देखते हैं और एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म के अंदर देखते हैं ना। सेम एज इट इज यहाँ पर भी जब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखना, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है आप रिएक्शन जैसे ही लिख रहे हो देखते ही बता दोगे, कुछ नहीं करना, उसमें रिएक्टेंट देखोगे कितने हैं बस, है ना, उससे आप बता सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो क्या होती है, थ्योरेटिकल होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर, एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, जहां भी कैटलिस्ट आ गया वहां जीरो ऑर्डर है, इवन देखने से वो जीरो ऑर्डर नहीं लग रही थी, इसीलिए वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। आप सबसे पहले आप क्या देखोगे, इनकी डेफिनेशन। ऑर्डर क्या होता है, बहुत ही सिंपल, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ। एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो पूरी लाइन नहीं लिख रही मैं, अब सिर्फ इतना बता रही हूँ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट देखना है तो मॉलिक्यूलरिटी आ जाती है, और उन रिएक्टेंट की पावर का जब सम करोगे तब ऑर्डर आता है। क्लियर। आप देखो नेक्स्ट, और एक चीज ध्यान रखना, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कभी भी जीरो नहीं होती, क्योंकि आप सभी को पता है अगर रिएक्टेंट ही नहीं होंगे तो फिर रिएक्शन ही नहीं है इसका मतलब, और केमिकल रिएक्शन में एटलीस्ट वन रिएक्टेंट तो होता ही होता है, तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती। तो आप मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं बता सकते, बट ऑर्डर जीरो था, जितने भी कैटालाइटिक रिएक्शंस थी उसमें सभी में ऑर्डर क्या होता है, जीरो होता है। तो हम ये लिख सकते हैं, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, बट यहां पर क्या लिखेंगे, नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होती है मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर। नेक्स्ट, ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शन के अंदर भी निकल सकता है, 1/2, 2/3, 1/4, कभी भी फ्रैक्शन में निकल सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन के अंदर नहीं निकलती, हमेशा वॉल नंबर में होती है, ये चीज ध्यान रखना। तो हम ये लिख सकते हैं, इट कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी फ्रैक्शनल, ठीक है। दैट इज हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बट मॉलिक्यूलरिटी क्या रहता है, इट कैन बी वॉल नंबर, हमेशा ही वॉल नंबर रहेगा, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब एग्जाम्पल हम दे तो इसमें क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। क्लियर। बट मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 3 तक ही होती है, इसलिए हम आगे लिख भी नहीं सकते 4 5 6, वो क्यों, वो मैंने आपको बताया भी था। तो देखो नेक्स्ट वो पॉइंट लिख सकते हैं, ऑर्डर जो है वो हम एलिमेंट्री रिएक्शन का भी निकाल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड इन एलिमेंट्री रिएक्शन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। बट मॉलिक्यूलरिटी में हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ध्यान रखना बच्चों, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं भी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है उनको आप करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लिखते टाइम जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहता कि क्या स्पेलिंग लिख दी है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी।
अभी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, देन फिर हम नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? सबसे पहले ये कब आया था? जब रेट लो आया था, है ना। अब सपोज मैंने कोई एक केमिकल रिएक्शन लिखी, ठीक है, सपोज मैंने यही लिख दी, और हम रेट लो के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो हम क्या कहते हैं? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेज देयर पावर, ठीक है। अब यहां पर प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाया तो हमें हमेशा पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटते एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो इसी कांस्टेंट को जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो इस कांस्टेंट को नाम क्या दिया गया? रेट कांस्टेंट। दिस वन इज द रेट कांस्टेंट, ओके। अब ये जो रेट कांस्टेंट है इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? सिंपल, इफ concentration of reactant will be unit, मतलब 1, अगर 1 हो जाए तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। तो हम ये लिख सकते हैं क्या? रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड as rate of reaction when molar concentration of reactant becomes unit, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा रेट कांस्टेंट। क्लियर है? तो आपने यहाँ पर एक चीज नोट की होगी, वो क्या कि ये जो कंसेंट्रेशन थी रिएक्टेंट की उन पर तो ये डिपेंड करेगा ही नहीं, ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ पर देखो कंसेंट्रेशन के पावर में हम कुछ लगाते हैं जिनके सम से ऑर्डर निकल के आता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो रेट कांस्टेंट है, क्या? रेट कांस्टेंट, ये डिपेंड करेगा ओनली किस पर? डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये मैं इस साइड से लिख रही हूं तो मुझसे लिखा नहीं जा रहा। डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नॉट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। दो चीजें बता दी मैंने रेट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो जो K की वैल्यू है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी कि टेम्परेचर अगर आपने चेंज किया तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा? चेंज होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। थर्ड हो गया पॉइंट। फोर्थ देखो, अब जो ये रेट कांस्टेंट है अगर ये इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? देखो ये किसके इक्वल है? रेट ऑफ रिएक्शन के। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। यानी कि आप हमेशा ध्यान रख लेना, इस पॉइंट पर काफी बार क्वेश्चन आता है कि जब इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ये चीज ध्यान रख लेना, क्लियर। और टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ रहा है, तो जनरली हमने देखा है कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रही है। बट अगर वहां पर रेट कांस्टेंट का कुछ वैल्यू दी हुई है तब उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेट कांस्टेंट जब चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है और रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है। यानी कि रेट कांस्टेंट अगर डिक्रीज हो रहा है, आपको दो टर्म दे दी, फर्स्ट टर्म में रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, सेकंड टर्म में या केसेस दे दिए, सेकंड केसेस में क्या है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम, और आपसे ये पूछेगी कौन से केस में रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी।
तो आपको वहां पर देखना है जहां पर के की वैल्यू, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिले, ज्यादा मिले, वहां पर हमेशा क्या होगी, रिएक्शन फास्ट होगी। क्लियर? ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देख लेते हैं जल्दी से कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। अभी देखो बच्चों, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो हम कैसे निकालेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो रेट कांस्टेंट होता है के, वो किसके इक्वल होता है, रेट के इक्वल होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने आपको डिफाइन किया था, स्टार्टिंग में किया था ना, कि रेट ऑफ कांस्टेंट क्या होती है, चेंज इन कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही बताया था मैंने आपको कि जो रेट है वो यही होती है। अब यहाँ पर ये टर्म किसकी है, कंसेंट्रेशन की है, राइट। और नीचे वाली टर्म जो है वो किसकी है, टाइम की है। तो कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, आप सभी को पता है, मोल पर लीटर होती है। और टाइम की क्या होगी यहाँ पर, सेकेंड होगी। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो गई, रेट कांस्टेंट की यूनिट। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्डर चेंज हो रहे हैं तो क्या यूनिट चेंज होगी? यस, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, राइट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। अब तो क्या करोगे उस केस में, देखो जब ऑर्डर यहाँ पर लगाना हो तो कैसे लगाओगे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला, सॉरी ये जो यूनिट है वो क्या ध्यान रखनी है, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, 1 माइनस n एंड सेकेंड इनवर्स। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला नहीं सॉरी यूनिट ही है। और इसमें क्या करना है, जो n है, n वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, आपको बस एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई रहेगी, टाइम की वैल्यू दी हुई रहेगी, और फिर आपसे जनरली ये वैल्यूज देने के बाद पूछ लेते हैं कि कौन सी रिएक्शन है ये, मतलब कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। वैसी जो उस टाइप के जब न्यूमेरिकल देखते हो ना, तो दिमाग तुम्हारा घूम जाता होगा कि यार कैसे निकालें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। फिर जो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के जो फॉर्मूले अभी जो मैं आगे बताऊंगी आपको, वो लगाने शुरू कर देते हैं काफी बच्चे। बेटा ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होता है, जो रेट कांस्टेंट है ना वो उठा लो, बस उसकी यूनिट देख लो लास्ट में क्या दी हुई, इस वैल्यू के आगे यूनिट दी हुई रहेगी, उसी से पता चल जाएगा जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, वो कैसे देखो। अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अगर मैंने n की वैल्यू जीरो करी, क्या करी, n की वैल्यू जीरो, जीरो का मतलब ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर जब 1 माइनस जीरो करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो क्या आएगी यूनिट, देखो क्या आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर? यहाँ पर 1 माइनस जीरो किया, 1 ही आया, और फिर ये एज इट इज रहेगी, और सेकेंड इनवर्स है ही, तो जीरो ऑर्डर के लिए ये आ गया। अगर n की वैल्यू आपने करी 1, ठीक है, तो आप यहाँ करोगे 1 माइनस 1, n की वैल्यू 1 पुट की, और 1 माइनस 1 का मतलब जीरो। और बच्चों जब किसी की पावर जीरो आती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो ये पूरी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1, ओनली क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। तो ये है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बहुत इजी है। मैंने सिर्फ क्या किया यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देती हूँ, मोल लीटर इनवर्स था, मैंने 1 माइनस n की वैल्यू क्या पुट की, 1 पुट की, 1 माइनस 1 क्या होता है, जीरो। और जब मोल या इसकी कंसेंट्रेशन की यूनिट है, पावर किसी की जीरो होती है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हमारे पास सिर्फ यही तो वैल्यू बचेगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। अब मैंने क्या किया, n की वैल्यू 2 पुट कर दी। क्लियर, n की वैल्यू 2, तो क्या करोगे यहाँ पर 1 माइनस 2। अब देखो आपने किया 1 माइनस 2, तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा ना, है ना। और यहाँ पर क्या करोगे, मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या है, -1, और सेकंड इनवर्स। ये मैं n की वैल्यू 2 यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बता रही हूँ। क्लियर,
तो देखो पावर -1 है, तो मोल से जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पर लीटर इनवर्स, देखो -1 मल्टीप्लाई -1 करोगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप लिखोगे लीटर सेकंड इनवर्स। आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे आया, ठीक है। अब देखो मैंने n की वैल्यू अगर यहाँ पर 3 पुट की तो 1 - 3 दैट मीन्स क्या आएगा, -2, तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा 2, तो मोल इनवर्स 2, तो क्या आएगी इसकी यूनिट, मोल इनवर्स 2। एंड लीटर -1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो लीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स, ऐसे चलेगा, ठीक है। सेकेंड इनवर्स सभी में सेम है। तो देखो बच्चों ये है जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि n की वैल्यू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, n की वैल्यू 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर, n की वैल्यू 3 का मतलब थर्ड ऑर्डर। तो अगर आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, सपोज पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, यहाँ पर बोर्ड छोटा था तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि कोई भी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रही है विद इन द 30 मिनट्स, ऐसे दे दिया, ठीक है, दैट मीन्स टाइम दे दिया 30 मिनट्स में कंप्लीट हो रही है, और उस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है k, उसकी वैल्यू सपोज उन्होंने दे दी कि 4.8 इंटू 10 की पावर -8 सेकेंड इनवर्स है, और ये पूछ लेंगे फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप क्या देखोगे, ना टाइम देखोगे ना कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू देखोगे, आप सिर्फ यूनिट देखोगे, क्या है सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स कौन से ऑर्डर के लिए होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसका मतलब ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, फर्स्ट, ठीक है, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्लियर। जैसे कि मैंने एक और दे दिया कि कोई रिएक्शन है जो 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है, और उसके लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, एक दो चीजें और दे देंगे, कंसंट्रेशन भी दे देंगे रिएक्टेंट की, बट हमें वो चीज नहीं देखनी, ठीक है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू सपोज दे दी 3.0 इंटू 10 की पावर 5, और यहाँ पर दे दिया मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, सपोज ये दे दिया, और आपसे कहेगी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो। तो क्या करना है, सिर्फ आपको यूनिट देखनी है, ठीक है। मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, देखो यहाँ पर अच्छे से, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो आप फटाक से लिख दोगे ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको अगर ये यूनिट याद है तो आराम से कर लोगे। तो ये यूनिट्स आपको कैसे याद रखनी है, आपको अगर ये सारी याद नहीं हो रही तो आप सिर्फ ये वाली याद रखो ना, 1 - n वाली, n की वैल्यू 0 पुट करके देख लो, 1 पुट करके देख लो, 2 पुट करके देख लो, तो सारी ही निकल के आ जाएंगे। तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखनी है और कुछ भी नहीं, क्लियर। तो मेरे अकॉर्डिंग आज की जो क्लास है यहीं पे मैं ओवर कर रही हूँ, देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लो डिफरेंशियल रेट लो स्टडी करने वाले हैं, और जिसमें ग्राफ्स भी आते हैं। और बच्चों ये एग्जाम में कन्फर्मली इसके बेस पर न्यूमेरिकल या फिर आपसे पूरा का पूरा डेराइव करना पूछ लेते हैं, ठीक है। मोस्टली तो न्यूमेरिकल आते हैं, तो हम साथ साथ करते चलेंगे, डोंट वरी, मेरे साथ बने रहें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिल सके। एंड जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड टेक केयर।